तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले तो ये तो समझ ले कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में है क्या ये फोर्स भी है। तो इसके बारे में पहले डिटेल समझते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए बेटा, मान लीजिए किसी रस्सी में अगर एक पत्थर बांध के हम ऐसे सर्कल में घुमा दें तो ये पूरा ऐसे सर्कल में घूम गया और इस रस्सी में टेंशन होगी अंदर की तरफ। सोचिए अगर हम इस रस्सी को काट दें तो ये पत्थर यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा, लेकिन रस्सी में टेंशन है इसलिए सर्कल में घूम रहा है। किसी भी जगह पे देखेंगे जब ये पत्थर यहां पे आ गया होगा तो इसमें टेंशन अंदर की तरफ होगी। बिल्कुल सही बात। अब सोच के देखिए बेटा, अगर ये टेंशन ना होती तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी या ये पत्थर एक सर्कल में नहीं घूम सकता था। सेम ऐसा ही केस बेटा, जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो अर्थ पे सन की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में या इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है। अगर ये नहीं होता, अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता तो बेटा अर्थ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं कर सकती थी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो उसको एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए। अगर ये फोर्स नहीं है, अगर ये फोर्स नहीं है तो बॉडी सर्कल में नहीं घूम पाएगी। तो ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल वो फोर्स है बेटा, जब किसी भी बॉडी को आप सर्कल में घुमाओ तो उसको सर्कल में घुमाने के लिए जो अंदर की तरफ यानी टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली न्यूटन्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल्स टू होता है m में। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो Fc क्या हो जाएगा, दैट इज मास इनटू दिस एक्सेलरेशन विच इज इनवर्ड। और ये कौन सा होता है बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v²/r। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है mv²/r एंड दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये एक्चुअली क्या, एक्चुअल में कोई फोर्स है। आप इसको ऐसे समझो, कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमेगी तो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये अपने आप में कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है बच्चे, इस फोर्स को कोई दूसरा फोर्स होता है जो बना रहा होता है। जैसे पत्थर के केस में या अंदर की तरफ जो टेंशन थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही थी। तो इसका मतलब यहां पर टेंशन किसके इक्वल है? mv²/r के इक्वल है। यहां इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था अर्थ पे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो mv²/r को बना रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये बात समझ में आई बच्चों? तो अब ये आगे से ध्यान रखें कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तभी रिवॉल्व कर सकती है जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे एंड दैट शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। चलिए अब इसकी दो एप्लीकेशन तो अभी डायरेक्ट हमने लिखी हुई है, इन्हीं को देखते हैं। पहली है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। मान लीजिए एक रोड है और रोड ऐसे कर्व में घूम रही है बच्चों, तो उस कर्व रोड पे अगर आप बहुत तेजी से बहुत स्पीड से अगर कार को ऐसे कर्व काटोगे तो क्या होगा? कार ऐसे स्किड करके बाहर की तरफ गिर जाएगी। तो हमें देखना है कि इस केस में हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रखें ताकि कार बाहर की तरफ स्किड ना करे। तो जरा समझते हैं। देखो मान लीजिए ये कार है और ये ऐसे कर्व रोड पे जिसकी रेडियस r हो, ऐसे कर्व रोड पे घूमना चाहती है। तो क्या होगा इस कार पे, मतलब आप ऐसे समझो बच्चों जैसे यहां से इस तरफ ऐसे जा रही है, तो बच्चों यहां पर कार स्किड करना चाहेगी बाहर की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन है जो रोड और टायर्स के बीच में होगा जो इसको अंदर की तरफ ऐसे मतलब बाहर की तरफ जाने नहीं देगा। जब बाहर खिसकना चाहती है इसका मतलब फ्रिक्शन बेटा अपोजिट होता है, आप जानते ही हो। तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इस पे एक फोर्स mg होगा जो नीचे की तरफ, और रोड का जो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे वो ऊपर की तरफ। तो आप देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आता है? mg के। तो n इज इक्वल टू mg हो गया। दूसरी बात, यहां पर सोचो ये सर्कुलर पाथ ऐसा होता तो इसका सेंटर यहां कहीं आता और ये जो फ्रिक्शन है ये सेंटर की तरफ ही लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता और बॉडी सर्कल में घूम ही नहीं सकती थी, बाहर की तरफ स्किड कर जाती। समझ आ रही बच्चों? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना रहा है? ये फ्रिक्शन बना रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। अब जरा यहां पे समझें
कि हमने F इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर रखा है। जब तक फ्रिक्शन इस mv स्क्वायर बाई आर से ज़्यादा है तब तक तो ठीक है, गाड़ी स्किड नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये mv स्क्वायर बाई आर से कम हो गया तो बेटा इसका मतलब जितना हमें सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, रिक्वायर्ड है, उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ तो फिर गाड़ी स्किड कर जाएगी। इसलिए हमने रखा है कि F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो बेटा F क्या होता है? म्यू n, ये हम जानते हैं। n क्या है? mg। तो म्यू mg इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। ये ग्रेटर है, हमने इसको इधर ले लिया तो v स्क्वायर देखो स्मॉलर की फॉर्म में आ रहा है, तो v स्क्वायर इज स्मॉलर और इक्वल्स टू म्यू जी आर, v इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, अगर हमें वेलोसिटी देखने तो वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन रूट म्यू जी आर। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई, इस वैल्यू से ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो गाड़ी या कार बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट म्यू जी आर। और अगर इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी वेलोसिटी पे गाड़ी आराम से कर्व काट जाएगी। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी। ओके, दूसरा देखते हैं बच्चों, बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। अब देखिए साइकिल के टायर बहुत छोटे होते हैं। जब आप कर्व पे देखते हो या आप बाइक रेस को देख सकते हो, जब वो कर्व रोड पे आते हैं बेटा तो पूरा ऐसे लीन कर जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं बिल्कुल। या जब इस तरफ की तरफ काटते हैं तो बिल्कुल ऐसे चलते हुए ऐसे लीन कर जाएंगे, मुड़ जाएंगे बिल्कुल। तो ये बेंडिंग क्यों है? साइकिलिस्ट क्यों बेंड हो जाता है? क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन इतना नहीं बन पाता जो सेंटीपिटल फोर्स बना सके, तो फिर किसी और फोर्स को सेंटीपिटल फोर्स बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कार के इसके बाइक के केस में बच्चों वर्टिकल से कुछ एंगल पे टिल्ट हो जाती है साइकिल या बाइक जो भी है। मान ली थीटा एंगल पे टिल्ट हुई तो आप यहां पे देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ही है। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एन कोस थीटा वर्टिकली और एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टली। एन कोस थीटा mg के इक्वल आ जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो एन साइन थीटा आया ये इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, तो ये होता है जो सेंटीपिटल फोर्स बना देता है। सोचो अगर ये फोर्स ना होता, एन साइन थीटा ना बने, ये कब नहीं बनेगा? जब साइकिलिस्ट वर्टिकली होगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो बॉडी या कार या बाइक सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकती। तो यहां पर एन साइन थीटा फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स बनाएगा, इसलिए हमने लिखा है एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो बेटा एन से एन कटेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर अपॉन mg, यहां से m से m कट गया, टेन थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर जी आया। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। तो इतना एंगल बनाना पड़ेगा बेटा अगर बाइक को v वेलोसिटी से कर्व रोड पे चलना है। अब सोचिए अगर v वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ी से कर्व पे काटना है, तो थीटा ज़्यादा बनेगा। फॉर्मूले के अनुसार देख लो, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर कर्व रोड की रेडियस कम है तब भी एंगल ज़्यादा होगा। अगर एकदम शार्प कट है तो आप बहुत ज़्यादा एकदम लीन करोगे अगर ज़्यादा वेलोसिटी से आप उस कर्व रोड पे काटते हो। तो बेटा थीटा जो है v और r पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ सेंटीपिटल फोर्स में नेक्स्ट एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या है पहले समझते हैं। देखिए अभी जो हमने जस्ट एक पहले सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल्ड रोड किया है उसमें आपने देखा होगा सेंटीपिटल फोर्स कौन बनाता है बेटा? फ्रिक्शन बनाता है। तो फ्रिक्शन होगा रोड पे तो सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से हम गाड़ी को कर्व रोड पे काट सकते हैं। लेकिन बेटा फ्रिक्शन से फिर टायर्स का वियर एंड टियर होता है। अब उससे बचने के लिए कि टायर्स को ज़्यादा हार्म ना हो कर्व रोड पे, यानी टायर्स बचे रहें, ज़्यादा उनकी लाइफ ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि रोड को बाहर की तरफ से उठा देते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे टर्न करना है इस तरफ, तो बेटा इधर का पोर्शन ऊपर हो जाएगा, तो रोड ऐसे होगी थोड़ी टेढ़ी। इसी तरह से अगर आपको इधर की तरफ काटना है तो बच्चों फिर रोड इधर से ऊंची उठा दी जाएगी, तो फिर रोड थोड़ी सी ऐसी होगी स्लंटेड। तो ऐसे यहाँ पे देखो कि अगर रोड इस तरह की है कि इधर से जाके ऐसे जा रहे हैं गाड़ियाँ, तो बच्चों रोड बाहर की तरफ से ऊंची है, इस तरह से कर दी है, और इस रोड पे इस प्लेन पे गाड़ी चल रही है। समझ पा रहे हो?
3D डायग्राम है एक्चुअली। तो ये जो रोड पे जो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ रोड का एक एंगल बनाया है, इसी को एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो समझते हैं बेटा, इस पे जितने भी फोर्स लगेंगे, एक फोर्स तो नीचे की तरफ mg हो गया, सरफेस ये है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा। दूसरी बात, क्योंकि रोड ये है तो गाड़ी बाहर की तरफ खिसकना चाहेगी तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन इस तरफ हुआ। हम जितने भी फोर्सेस हमने देखे, इन सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा इनको कंपोनेंट बना दो। जैसे नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट बच्चों, इसका एक कंपोनेंट इधर n cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर n sin थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन इधर था तो फ्रिक्शन का इस तरफ कंपोनेंट f cos थीटा और फ्रिक्शन का बच्चों नीचे की तरफ कंपोनेंट f sin थीटा। तो इसका मतलब अब एक तरह से ये और ये फोर्स खत्म हो गए, हमने इसको कंपोनेंट में बना दिया है। अब यहां पे देखिए n cos थीटा ऊपर की तरफ है और बेटा ये दोनों फोर्सेस का सम नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। यहां से mg को इस तरफ रहने दो, f sin थीटा को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब आप देखेंगे इस कर्व रोड के लिए बच्चों ये फोर्सेस n sin थीटा और f cos थीटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस ही हैं जो सेंटीपिटल फोर्स बनाएंगे। तो हम कहेंगे n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस mv स्क्वायर बाई r। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो यहां जाइए, हमें फाइनली ये mv स्क्वायर बाई r अपॉन mg इक्वल्स टू दिस मच आएगा। अब बेटा आप इसको n cos थीटा से डिवाइड करो न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी n cos थीटा से डिवाइड करो, तो आपके पास आएगा tan थीटा प्लस f बाई एन। f बाई एन होता है म्यू, तो f बाई एन की जगह म्यू रख दो, f बाई एन की जगह यहां भी म्यू रख दो। अल्टीमेटली आप देखोगे v इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। ये बेसिक फॉर्मूला है बैंकिंग ऑफ रोड्स के लिए। अब जरा यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं हो, मतलब फ्रिक्शन नहीं हो इसका मतलब क्या है, जब फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो बेटा टायर्स बहुत ज्यादा चलेंगे, वियर एंड टियर कम होगा, तो मिनिमम वियर एंड टियर कह दो, या फ्रिक्शन नहीं है रोड पे ये कंडीशन दी होगी, या ये दी होगी बेटा कि वियर एंड टियर रोड टायर्स का ना हो, तो उसके लिए इस फॉर्मूले में म्यू 0 रखो, तो v आएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है बेटा, यहां से आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, यहां से थीटा निकाल सकते हो। तो अगर आपको कर्व्ड रोड पे बिल्कुल टायर्स का वियर एंड टियर नहीं चाहिए तो आपको कितना मिनिमम एंगल बनाना पड़ेगा, सॉरी मिनिमम वियर एंड टियर के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। अगर इतना एंगल बना देते हो रोड का तो टायर नहीं घिसेंगे। दूसरी बात, अगर हम चाहें कि बैंकिंग ना हो तो इसी फॉर्मूले में थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर। अब यही तो फॉर्मूला था जो हमने पहले लेवल रोड के लिए निकाला था, वो भी तो v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर आ गया। इसका मतलब यही तो है बेटा कि अगर बैंकिंग नहीं है तो लेवल रोड है, फिर वो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी, रूट म्यू जी आर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन। वेरिएबल मास प्रॉब्लम का मतलब क्या है, नॉर्मली हम जब F इज इक्वल्स टू एम ए डिस्कस करते हैं ना बच्चों, तो एक्चुअली ये F इज इक्वल्स टू, हम ये तो बाद में आके ड्राइव होता है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला है डी बाई डी टी मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, और F इज इक्वल्स टू, इसको अगर मास कांस्टेंट है तो m dv बाई डी टी लेते हैं, लेकिन बच्चों अगर मास कांस्टेंट नहीं है ऑब्जेक्ट का तो फिर क्या होगा, मास को वेरिएबल करो, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो तो dm बाई डी टी। तो एक्चुअल में तो हमारा फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन हमने जो F इज इक्वल्स टू एम में पढ़ा है उसमें ये मान के चलते हैं कि बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा, तो dm 0 रहेगा, इसका मतलब ये पार्ट नहीं होता। लेकिन अभी इस केस में रॉकेट प्रोपल्शन में क्या है, रॉकेट जब ऊपर की तरफ चलता है तो उसमें से फ्यूल कंज्यूम होकर नीचे की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस फेंकता है, तो फ्यूल जो घट रहा है उसका, तो उसकी वजह से उसका मास डिक्रीज कर रहा है, मास कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है,
और उसके कंटिन्यूसली डिक्रीज करने की वजह से रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो चलिए हम इस केस को डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए इनिशियल टाइम पे जब हमने इनिशियली लिया है, जब टाइम 0 है, उस वक्त रॉकेट का मास है बेटा m0 और वेलोसिटी है रॉकेट की v0। ये इनिशियल मास और वेलोसिटीज हैं। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद यानी t टाइम के बाद रॉकेट का मास बचता है m और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो m है m0 से कम होगा और ये जो वेलोसिटी है v ये v0 से ज़्यादा होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे मास और वेलोसिटी बेटा इतने हैं। तो जैसे हमने यहां पे ले रखा है कि ऊपर की तरफ चल रहा है v वेलोसिटी से और इस वक्त इसका मास है m। तो हर सेकंड, हर छोटे छोटे टाइम में इसका मास डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मान लीजिए dt टाइम में, एक छोटा सा टाइम हम लिया हमने dt टाइम में इसका मास छोटा सा कम हो गया। कितना? dm कम हो गया। तो मास बचा इसका m माइनस dm और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? फिर बढ़ जाएगी। कितनी? v प्लस dv, मतलब थोड़ी सी वेलोसिटी dv बढ़ गई और मास उसका dm थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन बेटा इस dt टाइम से पहले उसका मास था m, वेलोसिटी थी v। dt टाइम के बाद उसका मास हो गया m माइनस dv और वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। और साथ में इसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकले वो उतने ही मास के निकले होंगे जितना मास इस रॉकेट का कम हुआ है, यानी dm। तो dm मास यहाँ पीछे की तरफ, मान लीजिए vg वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस पीछे की तरफ से निकल गया। तो हम कह रहे हैं कि दिस vg इज वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है बच्चों ये। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो जब ये dm मास इसमें से डिक्रीज हुआ उससे पहले का मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू dm मास डिक्रीज करने के बाद का मोमेंटम। वो कितना हो जाएगा? m माइनस dm और v प्लस dv, क्योंकि मास dm कम हुआ है, वेलोसिटी dv ज़्यादा हुई है। और साथ में बच्चों मोमेंटम ऑफ दिस एग्जॉस्ट गैसेस, तो dm इंटू vg। dm बेटा मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस वो उतना ही होगा जितना रॉकेट का मास डिक्रीज हुआ है। और नेगेटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ चल रहा है और vg यानी वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस नीचे की तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। यहां से अगर हम इसको ओपन करें बच्चों तो ये बनता है m को पूरे में मल्टीप्लाई करो dm को भी। यहां से देखो dm इंटू dv इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, दैट इज जस्ट इक्वल टू 0। mv कट जाएगा, यहां से mdv ये बचा, mdv इज इक्वल टू इसको इधर ले आए और बेटा इसको भी इधर ले आए और दोनों में से dm है तो कॉमन ले लिया, तो v प्लस vg इंटू dm बचा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखिए यहां पे हम एक चीज मान रहे हैं कि इफ u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ पा रहे हो बच्चों इसको? ये है u इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, सॉरी नॉट रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो इसको अगर हम देखें तो u इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस मतलब vg माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों क्योंकि वेलोसिटी ऑफ गैसेस जो है वो अपोजिट है तो इसको माइनस में लोगे, तो u इज इक्वल्स टू माइनस vg और ये रॉकेट की वेलोसिटी कितनी थी? v, तो माइनस v। तो u इज इक्वल्स टू आ गया, माइनस बाहर ले लो, vg प्लस v। तो vg प्लस v की जगह हम माइनस u रख सकते हैं, तो हमने यहां v प्लस vg, इसकी जगह हमने u रख दिया बच्चों। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां से हमने कन्वर्ट करके हमने ये इक्वेशन क्रिएट कर दी, m dv इज इक्वल्स टू माइनस u dm। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो। यहां पर देखो वेलोसिटी का वेरिएबल है और यहां पर मास का वेरिएबल है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई? v0 से v तक हो गई। v0 इनिशियल स्पीड थी, v t टाइम के बाद की स्पीड थी। मास m0 से घट के m रह गया और ये dv है बेटा, इस मास को मैं इधर ले गया हूं, तो dm/m मतलब 1/m का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log m, और dv का इंटीग्रेशन v होगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी जो
अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको लगा दो, तो v माइनस वी नोट हो गया बच्चों, और यहाँ पे माइनस यू और log m माइनस एम नोट हो गया। log m माइनस एम नोट का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो log m बाई एम नोट हो जाएगा बेटा, लेकिन अगर मैं इसका माइनस साइन बाहर ले लूंगा तो फिर इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, m नोट बाई m की फॉर्म में। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, तो v इज इक्वल्स टू, इस v नोट को इधर ले जाओगे तो v इक्वल्स टू वी नोट प्लस यू log e m नोट बाई m। log बेस e है बच्चों, ये बेस e एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है बेटा कि किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी है, u आप समझ रहे हैं बेटा, दिस u इज द स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है, इसको याद रखें, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। और साथ में m नोट है इनिशियल मास और m है उस वक्त का मास। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होती, इसका मतलब v नोट जीरो रहा होता, तो इस फॉर्मूले v नोट जीरो कर दो तो v इक्वल्स टू यू log mo बाई m, ये बचता। इसमें एक चीज समझिए कि जब ये ऑब्जेक्ट या रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इस पे ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, तो कितना थ्रस्ट लगेगा उसको समझते हैं। इस इक्वेशन को आप dt से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो यहां से डी बाई डी टी एक्सेलेरेशन हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये dm बाई डी टी हो जाएगा इधर। दिस m इंटू ए इज फोर्स विच इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। यू जो है दिस इज एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ बर्न्ड गैसेस, और डी एम बाई डी टी है बेटा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, किस रेट से फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, अगर हमें नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन रॉकेट, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन रॉकेट इज इक्वल्स टू, आप सोचो इतना फोर्स तो बेटा इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ होगा इसका mg, तो नेट फोर्स अपवर्ड कितना आएगा, दिस थ्रस्ट ऑन रॉकेट मतलब माइनस यू डी एम बाई डी टी, दिस मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लोगे इसे क्योंकि फोर्स ये ऊपर की तरफ है, और माइनस mg, ये आएगा बच्चों नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट।